नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दुनिया से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। रशिया और अमेरिका जिस तरह से एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की आड़ में युद्ध की भूमिका में लगातार लगे हुए हैं, इस बार उन दोनों की शत्रुता को बढ़ाने की शुरुआत की है रूस ने खुद की तरफ से। ऐसा क्या कर दिया रूस ने अमेरिका के साथ अपनी एक ऐसी संधि को तोड़ दिया है जो अब तक दुनिया को बहुत ज्यादा तसल्ली दिया करती थी कि चलो अच्छा है, इन दोनों ने एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम दोनों को तंग नहीं करेंगे और दुनिया को हमारी वजह से परेशान नहीं करेंगे। दुनिया की इन दो बड़ी महाशक्तियों ने जो एक दूसरे के साथ में दुनिया को बहुत बड़ा विश्वास दे रखा था, वो संधि जिसके तहत ये एक दूसरे से कहा करते थे कि तुम हमारे परमाणु हथियार आकर चेक कर लो, हम तुम्हारे परमाणु हथियार आकर चेक कर लेंगे, एक लिमिट से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, एक लिमिट से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ लंबे समय से 1991 से जो एग्रीमेंट कर रखा था वो आज आकर टूट गया है। एक ऐसा एग्रीमेंट टूटा है जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर जो परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करने वाली संस्थाएं हैं, या फिर नाटो है या अमेरिका है या यूरोपियन वर्ल्ड है, जो भी एक तरह से रूस को अब तक परमाणु हमले के लिए सबसे बड़ी चिंता मानता था, वो और ज्यादा चिंतित हो गया है। कि इसका सीधा सा अर्थ यह है कि रूस अपने द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए अब और ज्यादा खुली तरीके से आजाद हो गया है। आज के सेशन में चर्चा के दौरान आपको बताएंगे इस पूरी घटना का इतिहास, इसके साथ साथ कब क्या कैसे हुआ, सारी बातें आज के सेशन में बताएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से इस सेशन को साझा कर दीजिए, अपने सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए। तभी तो कहा जा रहा है कि दुनिया पर इस संधि के टूट जाने से, जिसका नाम न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, टूट जाने से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि संभव है कि पुतिन ने जिस प्रकार से आज साल भर पूरा होने से 3 दिन पहले, रशिया यूक्रेन वॉर का 1 साल पूरा होने से 3 दिन पहले जिस तरह से अपने द्वारा भाषण दिया है, उसे देखते हुए यह लगता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है और उन्होंने अपनी देश को संबोधित करते हुए यह जानकारी दे दी कि रूस को कोई हरा नहीं सकता। और रूस को कोई हरा नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इनके पास दुनिया के सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या। और जब न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या इनके पास सबसे ज्यादा है तो निश्चित ही यहां से आगे और ज्यादा संख्या बढ़ेगी या उनकी टेस्टिंग बढ़ेगी। यह दुनिया के लिए एक चिंता का सबब बन चुका है। साथियों, चूंकि आप सभी जानते हैं 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ था एक संघर्ष, जिस संघर्ष के पीछे पुतिन ने हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड को जिम्मेदार माना, कहा कि हमेशा जेलेंस्की को भड़काने का कार्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा किया गया। यूक्रेन को अपने नाटो अलायंस में मिलाने के लिए, पुतिन के खिलाफ भड़काने के लिए उपयोग में लिया गया। तभी तो हाल ही के समय पर आप सभी को मालूम होगा, हमने अपने दूसरे चैनल जिसका नाम रियल न्यूज एंड एनालिसिस है, वहां पर 20 फरवरी के दिन एक सेशन आपसे साझा किया था जिसमें बताया था कि रूस और यूक्रेन के जंग की जो पहली बरसी होने जा रही है 24 फरवरी को, उससे 1 दिन पहले ही, उससे 4 दिन पहले हाल ही में बाइडेन जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन पहुंचे थे। अब जब बाइडेन जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन पहुंच चुके हैं, इसका मतलब एक तरफ से यह बहुत क्लियर है कि यूक्रेन के साथ साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तरह की सॉलिडरिटी दिखा रहा है, पुतिन से उम्मीद की जा रही थी या तो वो कुछ ऐसा बयान देंगे जो कि युद्ध में शांति के छींटे डालेगा, और या फिर इस घटना को और बढ़ाएगा। फिलहाल के लिए पुतिन ने जो अपना आज भाषण दिया है वो इस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मेहनत पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस समय पर लगातार जेलेंस्की के द्वारा फ्रांस की, यूके की, यूरोपियन यूनियन की जो यात्राएं की गई या अमेरिका की जो यात्राएं की गई, साथ में ही दुनिया भर के राजनेताओं के द्वारा यूक्रेन की जो यात्राएं की गई, वो ये दिखाने के लिए थी कि हम यूक्रेन के साथ हैं, रशिया को धमकाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन रूस इन सभी प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए अपने द्वारा आज एक भयानक भाषण दे दिया है। और इस भाषण में उन्होंने पूरी तरह से एक लाइन जो पूरी दुनिया को क्लियर कर दी है कि पुतिन पुल्स बैक फ्रॉम लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल पैक्ट विद द यूएस, पुतिन मूव्स ऑन न्यूक्लियर ट्रीटी में सिग्नल एंड टू फॉर्मल आर्म कंट्रोल। असल मायने में जिस ट्रीटी को यहां से उन्होंने
निलंबित करने की बात की है उसका नाम न्यू स्टार्ट टीटी है। इन्होंने कहा है कि अभी हम फिलहाल के लिए इसे सस्पेंड कर रहे हैं, यानी एंड नहीं सस्पेंड कर रहे हैं, यानी जब हम चाहेंगे फिर से आ जाएंगे। यानी कि अगर हमें लगता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, अगर इन्हें फील होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारे साथ में कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ गया है, तब तो हम मान लेंगे, अदरवाइज हम इस संधि से बाहर निकल रहे हैं। आप इनके इस भाषण को देख सकते हैं, शायद कॉन्ट्रास्ट की वजह से आप पढ़ ना पा रहे हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर ये इस बात को बहुत अच्छे से अपनी जो संसद है ड्यूमा, उसके अंदर संबोधित करते हुए अपने देश के तमाम राजनेताओं और बड़ी डिग्निटरीज को ये घोषणा करते हुए पाए जाते हैं। ये आज ही की वो क्लिप्स हैं जो कि सुबह अपने 5:40 हो रहा था उस समय की क्लिप्स हैं, जिस समय पुतिन के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि हम ये संधि तोड़ रहे हैं। पूरा की पूरा जो माहौल था वो उनके समर्थन में दिखाई दिया। लोग एक प्रकार से उनका इस बात का एप्रिसिएशन करने लगे कि आपने बहुत जबरदस्त निर्णय ले लिया है। इनके इस पूरे भाषण को मास्को के अंदर बड़ी बड़ी टीवियों को लगाकर दिखाया गया। यह हल्की बात नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह यहां की राजधानी के अंदर दिख रही जो सड़कें हैं उन पर बड़ी बड़ी टीवियों में यह दिखाया गया। पुतिन क्या घोषणा कर रहे हैं, लोग सड़कों पर रुक करके ये देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रूस ने जो आज किया है इसका अनाउंसमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। यहां पर ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि पुतिन ने पूरी तैयारी के साथ इसका अनाउंसमेंट दिया है। और इस अनाउंसमेंट का सीधा सा अर्थ केवल यह निकाल लिया जाए कि क्या पुतिन ये कह रहे हैं कि मैं परमाणु हमला कर सकता हूं। रीजन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जिस संधि को इन्होंने निलंबित करने की बात की है, असल मायने में उस संधि में जो प्रोविजन था वो ये था कि दोनों देश एक दूसरे के अंदर जाकर झांक सकते हैं। अमेरिका और रशिया, इन दोनों ने ही ये एक एग्रीमेंट कर रखा था कि रशिया के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अमेरिका जाकर वहां के परमाणु जो हथियार हैं उन्हें गिनकर आ सकते हैं। वहां पर रखी हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी कर आ सकते हैं। सिमिलरली अमेरिका के जो इंस्पेक्टर्स हैं जो इंस्पेक्शंस करना चाहते हैं वो रूस में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर टोही विमान उड़ाकर कभी भी ये जांच सकते हैं कि दोनों ने क्या तैयारियां की हैं भविष्य के लिए। और जब दोनों ने अपने एक दूसरे पर विश्वास के लिए दुनिया में शांति का मैसेज देने के लिए जो यह एग्रीमेंट कर रखा था, जब रूस इस एग्रीमेंट से एक तरफा तरीके से बाहर निकलता है तो इसका मैसेज दुनिया में सटीक जाता है। और वो ये है कि अमेरिका को यह बताना चाहता है कि मैं अब तुम्हारे द्वारा इंस्पेक्शन नहीं देखना चाहता। दैट मींस अब मेरी मर्जी, मैं चाहूंगा जितने न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, मैं चाहूंगा जितनी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें बनाऊंगा और उन्हें कहीं भी तैनात करूंगा। और तो और अब तुम्हारे जहाज मेरे ऊपर से निगरानी करने के लिए और नहीं निकल सकते। वैश्विक रूप से यह घटना बहुत बड़ी घटना कंसीडर की जा रही है। यह माना जा रहा है कि युद्ध के पूरे 1 साल होने से पहले इस प्रकार का भाषण अपने आप में युद्ध को और ज्यादा थमता हुआ नहीं बल्कि भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ पुतिन के भाषण में इस बात की साफ झलक मिलती है कि वो बार बार कहते हैं कि यह युद्ध मैंने शुरू नहीं किया है, यह युद्ध वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू किया है। उन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल किया है, यूक्रेन को भड़काकर रूस विरोधी बनाया है। हमने तो अपनी आत्मरक्षा में एग्रेशन दिखाया है। यह बात इन्होंने अपने लोगों तक कन्विंस की और अपनी जानकारी यहां पर लोगों से साझा की। आपको यहां तक लेकर चले इससे लेकिन पहले एक जरूरी जानकारी साझा कर दें। एक हमने लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया है जो उन सभी साथियों के लिए बड़े काम का है जो कि अंग्रेजी भाषा में किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप में से बहुत से मित्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए टॉफेल यानी कि बाहर पढ़ने के लिए ब्रिटेन यूएस कहीं जाना चाहते हो तो 2 प्रकार के अंग्रेजी के टेस्ट दिए जाते हैं। एक टॉफेल का एग्जाम है, एक जीआरई का एग्जाम है। यदि आप देना चाहते हैं उन एग्जाम्स को जिनकी वजह से आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है तो आपको हमने एक लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, इस पर आप क्लिक करके अपने लिए टेस्ट दे सकते हैं। इंडिया में कोई भी नियरेस्ट सेंटर चुन सकते हैं और 20 फीस के अंदर 20% डिस्काउंट के लिए BRIM ब्रिम 2 करके आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से फीस में आपको 20% डिस्काउंट। और तो और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यदि आपने टेस्ट दिया तो आपको मिलने वाला सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड होगा। इंडिया नहीं वर्ल्ड के किसी भी कॉलेज में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए
आपकी क्वालिफिकेशन के रूप में काम किया जाएगा। इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए यह बड़े काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं तो पुतिन पुल्स बैक फ्रॉम लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल पैक्ट विद यूएस। ये जब खबर आती है तो इस खबर के पीछे किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह खबर इतनी अच्छे से पुतिन प्लानिंग के साथ रखेंगे। लगभग 1.5 घंटे चले भाषण में पुतिन ने एकदम आखिरी में जाकर के इस ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की। यानी कहने का मतलब यह है कि पुतिन ने अपने भाषण में सबसे पहले यह बताया कि किस प्रकार से दुनिया ने उनके साथ गलत किया। उसके बाद उन्होंने अपनी हर बात को धीरे धीरे लोगों के सामने रखा और यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी जितनी भी तैयारियां हैं वो यूएसए के खिलाफ हैं। यानी एक प्रकार से यूएसए जो हमारे खिलाफ रणनीति बना रहा है, हमारे खिलाफ यूक्रेन को उपयोग में ले रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब यदि आपको थोड़ा सा इसका इतिहास जानना है कि यह ट्रीटी क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेकर चलता हूं। असल मायने में अमेरिका और यूएसएसआर ने 1991 में, देखिए कोल्ड वॉर जब समाप्त हुआ 1991 में, तो जो सोवियत रूस है वो 15 देशों में टूट गया था। 1991 के अंदर अमेरिका और यूएसएसआर ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं, और इस ट्रीटी को साइन करके 1994 में लागू कर दिया गया। क्या था इसके अंदर? इसमें यह निर्धारित किया गया कि दोनों देश 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। यानी परमाणु जो बम है वो एक अमेरिका अगर 6000 बम रखता है तो यूएसएसआर भी 6000 रखेगा। साथ में एक कॉन्टिनेंट से, जैसे अमेरिका से यूरोप पर जाने वाली मिसाइल या फिर यूरोप से एशिया में जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की संख्या दोनों देश 1600 से ज्यादा नहीं रखेंगी। यह एग्रीमेंट दोनों देशों ने शुरुआत में किया। एक प्रकार से यह समझिए कि इस एग्रीमेंट के माध्यम से शीत युद्ध समाप्त होने पर अमेरिका ने यूएसएसआर पर एक बढ़त प्राप्त की, क्योंकि अपनी नीतियों के चलते यूएसएसआर टूट चुका था। तो अमेरिका यह चाहता था कि किसी ना किसी प्रकार से यूएसएसआर को आगे किसी प्रकार से भड़काऊ काम ना करने से रोका जाए, और इसी के निर्धारण करते हुए इन्होंने अपने द्वारा यह ट्रीटी की। आप देख सकते हैं जॉर्ज H.W. बुश उनके द्वारा और मिखाइल गोर्शकोव के द्वारा इस स्टार्ट ट्रीटी को 1991 में साइन किया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं 1994 में यह लागू हुई और 2009 में यह ट्रीटी समाप्त हो गई। 2009 के बाद फिर एक और ट्रीटी, नई ट्रीटी की गई। यह स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट के नाम से की गई और जिसे आज आप न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला क्यों नहीं कर देता, या फिर क्या भारत को पता है कि पाकिस्तान में परमाणु बम कहां रखे हैं? आंसर है जी हां, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों भारत और पाकिस्तान ने भी एक दूसरे के साथ 1988 में 31 दिसंबर 1988 में एक दूसरे से ऐसा ही एक एग्रीमेंट किया था जिसमें दोनों एक दूसरे को यह संबोधित करते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार कितने हैं और हम कब एक दूसरे के सामने परमाणु बम का परीक्षण करेंगे या किसी भी अन्य प्रकार का परीक्षण करेंगे। यानी कि एक प्रकार से जैसे अमेरिका ने और यूएसएसआर ने एक दूसरे को समझाने के लिए एक ट्रीटी कर रखी है, ऐसी ही ट्रीटी भारत पाकिस्तान ने भी कर रखी है। अब बात करते हैं, मैंने इसलिए बैक टू बैक साथ में आपको बता दी कि कहीं आपको यह ना लगे कि अमेरिका और यूएसएसआर तो समझदार निकले, काश हमारा पड़ोसी भी समझदार होता। ऐसा नहीं है, जिसके पास भी वेपन्स होते हैं उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएगा। अब यह आपको जानकारी मिल जाए तो बेहतर होगा कि दुनिया में वर्तमान में किसके पास कितने वार हेड हैं। 1991 में जो ट्रीटी स्टार्ट ट्रीटी के नाम से साइन की गई थी अमेरिका और यूएसएसआर के द्वारा, उसमें यह निर्धारित किया गया था कि 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखे जाएंगे। आप यहां देख सकते हैं रूस के पास इस समय 6257 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। आप एक तरफ दूसरा फिगर देखें, यहां खड़े हैं हम, इंडिया के पास 160 और पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर बम हैं। ऐसे ही अमेरिका के पास 5550 न्यूक्लियर बम हैं। यानी दुनिया का अधिकांश न्यूक्लियर जो मसला है, असला है, वो किन दो देशों के पास है? यूएसए और रशिया के पास में है। लेकिन यह नंबर यहीं रुक गया। इसके पीछे का बड़ा कारण यही ट्रीटी है, क्योंकि इस ट्रीटी में यह निर्धारित कर दिया गया था कि इस नंबर को अब और नहीं बढ़ाएंगे। दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न और देश भी होते चले गए। दुनिया में 13,132 वार हेड इस समय न्यूक्लियर वेपन्स के दुनिया के पास में हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने आप लोगों को यह भी बताना है कि सर एक चीज आपने बताई कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर क्राइटेरिया था।
आईसीबीएम को लेकर के भी कोई क्राइटेरिया बना था क्या? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बिल्कुल बना था। तो आपने सुना कि अभी मैंने आपसे कहा अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने यह निर्धारित किया था कि 1600 से ज्यादा हम एक दूसरे के पास इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार करने वाली मिसाइलें नहीं रखेंगे। क्या इंडिया के पास में कोई आईसीबीएम है क्या? जी हां, आपको कुछ दिनों पहले मैंने अग्नि 5 के बारे में बताया था और कहा था कि अग्नि 5 पर जो चीन का डर था वो सही निकला, क्योंकि चीन बराबर यह कह रहा था कि भारत ने आईसीबीएम का परीक्षण किया है अग्नि 5 के माध्यम से, यानी जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। इंडिया ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, लेकिन दुनिया मानती है और जानती है कि इंडिया आईसीबीएम रखता है। यह आईसीबीएम क्या होती है? देखिए, मिसाइल्स को आप अगर उनके अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे इंसानों को आप कई बार विभेदित करते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, पतला, मोटा, गोरा, काला, इस प्रकार से जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो मिसाइलों को भी अलग अलग आधार पर 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। टाइप्स जो हैं, या तो वो क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। लॉन्च मोड के आधार पर वो जमीन से चलने वाली, पानी से चलने वाली, हवा से चलने वाली, अलग अलग मोड के आधार पर भी मिसाइलें होती हैं। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो होती है रेंज की, कि कितना दूर तक मिसाइल मार करेगी। उनमें जो सबसे दूर की मिसाइल मानी जाती है उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। यानी एक कॉन्टिनेंट यानी एशिया से चली तो अमेरिका जाकर गिरे, इंटरकॉन्टिनेंटल। ऐसी मिसाइलें रेंज के आधार पर सबसे खतरनाक मिसाइलें मानी जाती हैं। अब इन मिसाइलों में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में कौन सा देश कितना महारत रखता है और किस देश के पास कितनी मिसाइलें हैं, कौन सा देश मिसाइलें रखता है? तो दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया समेत भारत वो 8 देश हैं जिनके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दुनिया में उत्तर कोरिया इसीलिए सबसे बड़ी चिंता का बात है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। ये दोनों चीजें होना उत्तर कोरिया को दुनिया के लिए सबसे डेंजरस कंट्री बनाता है। पर आज चूंकि बात अमेरिका और रशिया की हो रही है तो इससे फिलहाल के लिए ध्यान हटाते हैं। अब रशिया ने यह कहा है कि वो कितनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा ये दुनिया को नहीं बताएगा। इसका मतलब यह हो गया कि कोई केवल खुद के लोगों को डराने के लिए मिसाइल थोड़ी बनाएगा, उनका उपयोग भी किया जा सकता है और रूस ने तो करके दिखाया भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाइडेन जिस समय कीव की यात्रा पर थे उस समय आज जानकारी सीएनएन के द्वारा यह निकल कर आ रही है कि रूस ने अपनी सबसे तेज चलने वाली मिसाइल का परीक्षण उसी दिन किया था जिसका नाम सरमत मिसाइल है। यह माना जा रहा है कि रूस के द्वारा सरमत मिसाइल का परीक्षण बाइडेन की यात्रा के दौरान किया गया था। और तो और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, लोगों ने जिस चीज की मजाक बनाई थी कि रशिया का जो जासूसी तंत्र है वो विफल रहा, असल मायने में पुतिन ने उनकी यात्रा के दौरान मिसाइल परीक्षण करके, रशियंस ने मिसाइल परीक्षण करके अमेरिका को यह मैसेज दिया था, पता हमें सब है, हम मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं जो 2022 से प्रस्तावित था, बाइडेन की यात्रा पर कर रहे हैं, यानी सतर्क रहिए, हमें अंडर एस्टिमेट मत करिए। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में जो चीजें वेस्टर्न मीडिया डालता है कि रूस का स्पाई तंत्र विफल रहा, वो रूस ने आज क्लियर कर दिया। और रूस ने नहीं, अमेरिकी मीडिया ने क्लियर कर दिया कि इन्होंने तो उस दिन मिसाइल चलाई थी, आईसीबीएम चलाई थी, टेस्टिंग कर दी थी। हालांकि वो टेस्ट इन्होंने कहा कि फेल हो गया, ये कहने के लिए था टेस्ट फेल हो गया, मतलब हमने चलाई थी लेकिन तुमको यह बताने के लिए कि हां हल्के में मत लेना, हम सेम डे मिसाइल चला सकते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है, जिसके लिए यूक्रेन यह कह रहा है कि हमने नो फ्लाई जोन बना दिया था, नो वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया था, रूसिया इस बात से भी नहीं डरा था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो सूचना आप सुन रहे हैं कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसको कि फिलहाल एंड किया गया है, यह कब साइन हुई थी तो इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। यह ड्राफ्ट की गई थी 2009 में और इस पर साइन हुआ था 8 अप्रैल 2010 में। 5 फरवरी 2011 से यह एक्टिवेट हुई थी और यह संधि जो है 5-5 साल के लिए आगे बढ़ रही थी। फिलहाल 2026 तक यह चलने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसे सस्पेंड कर दिया गया है। 21 फरवरी 2023 यहां पर लिखा आ रहा है कि यह तब तक ही रही, उसके बाद सस्पेंड कर दी गई। इस ट्रीटी के अंदर क्या था? क्या 6000 और 1600 का ही क्राइटेरिया था क्या? नहीं, इसमें कुछ क्राइटेरिया बदल दिए गए थे, कुछ अलग प्रकार के भी इसमें वेपन्स डाल दिए गए थे। अब चूंकि इसका कोई महत्व नहीं रह गया है तो इस बात को और ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आप यह जानना चाहेंगे कि सर इस ट्रीटी में ऐसा था क्या जो दोनों देश एक दूसरे के साथ मान जाते थे? हमने कहा निगरानी का अधिकार था। सर निगरानी करने के लिए ठीक है, लेकिन क्या कोई कभी इन दोनों के बीच चर्चा विमर्श होते थे क्या? बिल्कुल होते थे। असल में इन दोनों देशों ने मिलकर के एक संयुक्त कमेटी बनाई हुई थी जिसका नाम था बाइलेटरल कंसल्टेशन कमीशन, बीसीसी।
जो यह निर्धारित करता था कि किस देश के अंदर कब निगरानी करने जाना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये दोनों देश एक दूसरे से भले कितनी भी दुश्मनी निभा लें, लेकिन समय समय पर निरीक्षण करने जाते थे। आप यहां पर एक फिगर देखें तो आपको आश्चर्य होगा, दोनों पार्टीज ने 328 ऑन साइट इंस्पेक्शन किए हैं 2023 तक। आप जानकर इससे अंदाजा लगाएं कि 25,311 नोटिफिकेशन, 19 मीटिंग्स जो है बाइलेटरल कंसल्टेटिव कमीशन की हुई हैं, 42 बाई एनुअल डेटा एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे को यह बताने के लिए कि हमारे वेपन कहां हैं और क्या कर रहे हैं। यानी इन दोनों देशों ने दुनिया में भले कितनी भी दुश्मनी निभाई हो, लेकिन इतने सख्त समय पर भी इन्होंने एक दूसरे के प्रति विश्वास दिखाया था। वो विश्वास आज टूटा है। आप इस बात का थोड़ा सा इतिहास और जान लें। जब से कोरोना आया है तब से एक दूसरे के पहले ही विजिट नहीं हो पा रही थी, उसके बाद रशिया यूक्रेन हो गया तो फिर विजिट नहीं हो पाई। 2022 के एंड में अमेरिका ने कहा कि हमें विजिट करने आना है, रशिया ने मना कर दिया। यह माना जा रहा है कि इसी दौर में जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उससे पहले कोरोना काल और रशिया यूक्रेन, इस बीच में पुतिन ने अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बदली हैं। तभी अमेरिका इस बात से बहुत ज्यादा आशंकित है कि यूक्रेन बॉर्डर पर इन्होंने अपनी आईसीबीएम तैनात कर रखी हैं और परमाणु हथियार पूरी तरह डिप्लॉयड हैं। जो अमेरिका के द्वारा बार बार न्यूज निकाली जाती है ना कि यह परमाणु हमला कर सकता है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह है कि रूस ने आखिरी 3 साल से इस ट्रीटी की पालना सही मायने में करी नहीं है। उनको इंस्पेक्शन करने का अधिकार नहीं दिया, और जब प्रेशर बढ़ने लगा तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जाओ, मैं नहीं मान रहा। दैट मींस इसने पहले से ही इस ट्रीटी को तोड़ने की मंशा बना रखी थी, और रूस के द्वारा अगर यह ट्रीटी तोड़ने की बात की गई है तो यह अगेन दुनिया को समझने की आवश्यकता है कि चीजें सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये न्यूज जो हम बता रहे हैं कि रशिया सस्पेंड स्पार्ट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको ये मायने रखती होंगी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आशंकित करती होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे आप क्लिक कर दें, जिसे दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके सब्सक्राइब कर देने पर भविष्य में जब भी हमारा कोई वीडियो आता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चैनल को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ साथियों, मैंने जो जानकारी दी वो आपको सारी मिसाइल वगैरह के बारे में दे दी है। हां, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। जो टॉफेल और जीआरई के साथी हैं वो ब्रिम 2 कोड यूज करके अपने लिए वहां से टॉफेल और जीआरई का टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आज रात को हम लोग जो आरएनए रियल न्यूज एंड एनालिसिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर एक सेशन करने जा रहे हैं, यूपीआई गोज ग्लोबल। भारतीय यूपीआई के साथ जुड़ा सिंगापुर का पे नाउ, समझेंगे इस पूरी कहानी को और महत्व को जानेंगे किस प्रकार से भारत वैश्विक रूप से रुपी का एक्सेप्टेंस बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ करके बेसिक्स में यानी फाउंडेशन लेवल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन आ चुका है आरएनए बाय अंकित अवस्थी के नाम से, जिसे भी हम कमेंट बॉक्स में आपके साथ साझा करेंगे। आप वहां जाकर के हमारा यह एक जर्नल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत काम का है उन विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कीमत पर मात्र 1999 पर विद 6 मंथ वैलिडिटी लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।